अब हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने यह जाना कि एटम इंटायरली एक पॉजिटिव स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, इस तरह से एम्बेडेड हैं कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल्स टू द पॉजिटिव charge of positive space, so that the atom entirely act like neutral charge. रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड जो कि थॉमसन के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पॉम्स पुडिंग मॉडल को के रिगार्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और चेक करने की कोशिश करें पॉम्स पुडिंग मॉडल, क्या मॉडल जो दिया गया पॉम्स पुडिंग मॉडल है थॉमसन का, वो कितना सही है। अब इसके लिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक सेटअप तैयार किया और उस सेटअप को हम लोग यहाँ जानेंगे कि वो सेटअप क्या है और उस सेटअप से कैसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे अपने थॉमसन के मॉडल को। ठीक है, तो ये मैं एक डायग्राम बना के रखा हूँ, इस डायग्राम को धीरे धीरे मैं बताऊंगा इसमें सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रदरफोर्ड ने किया अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स में। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो सबसे पहले तो ये जान ले हम कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, लेकिन रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उस समय हम लोग ये नहीं जानते थे, एट दैट टाइम वी डोंट नो दैट अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली अ हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने गोल्ड फॉइल की तरफ पास करवाया और क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और गोल्ड जो थॉमसन का मॉडल था उस हिसाब से एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर है। तो अगर अल्फा पार्टिकल एटम, गोल्ड के एटम के सामने से क्रॉस होता है, पास होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव स्पेस से पास हो रहा है, तो ये पास होगा अनडेविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड के फॉइल, जो कि गोल्ड फॉइल है तो एटम्स तो होगा ही, तो उसके थ्रू पास करवाया और ये देखना चाहे कि क्या अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाता है या नहीं। इसी को देखने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो S लिख रखा हूँ, इट इज़ ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो हमारा S है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनका पोलोनियम था। तो इन्होंने पोलोनियम लिया, पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, गामा रेडिएशन करता है, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। तो एक सोर्स जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसको हम लोगों ने पोलोनियम कहा, उसको उन्होंने एक चैम्बर में रख दिया। ये मैं रेक्टेंगुलर बना के रखा हुआ, ये हमारा एक चैम्बर है और जो चैम्बर लेड का था। किसका चैम्बर इन्होंने लिया बच्चों? लेड के चैम्बर को लिया और लेड के चैम्बर में एक सोर्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसको उन्होंने रख दिया। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि पोलोनियम है, और ये जब डिसइंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट होगा, तो डिसइंटीग्रेशन करने से ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल बनाएगा, गामा रेडिएशन करेगा, और हमको अल्फा रेडिएशन ही चाहिए, अल्फा पार्टिकल ही चाहिए। तो सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको एक लेड के चैम्बर में इन्होंने रखा। लेड के चैम्बर में इसलिए रखा क्योंकि लेड एक स्टेबल एलिमेंट्स है। तो अगर इसका डिसइंटीग्रेशन होता है
तो डिसइंटीग्रेट होते के दौरान अल्फा बीटा और गामा का रेडिएशन चारों तरफ निकलेगा और लेड के चैम्बर्स में हमने इसलिए रखा कि लेड उन सारे अल्फा बीटा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस लेड के चैम्बर में एक छोटी सी ओपनिंग इन्होंने छोड़ दी। ये सामने से जहाँ सोर्स मैं दिखाया हुआ हूँ, ये सामने इन्होंने एक ओपनिंग छोड़ दी और इस ओपनिंग से परमिशन किया कि भैया वही अल्फा पार्टिकल बाहर निकल पाएंगे जो इस ओपनिंग के पास से जाएंगे, बाकी अल्फा पार्टिकल ये लेड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लेड को इसीलिए इन्होंने यूज किया क्योंकि लेड अल्फा बीटा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम इसलिए रखा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होकर अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल बनाता है और ओपनिंग से हमारे अल्फा पार्टिकल का पाथ डिफाइन हुआ। यहाँ से हमने ये जो रेड कलर का एरो बना रखा है वो ये डिफाइन कर रहा है कि इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, और वो एमिशन होके ये मैंने यहाँ ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है ये हमने गोल्ड के फॉइल्स को रिप्रेजेंट किया है, गोल्ड फॉइल। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा ही किया, एक लेड चैम्बर में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिया और वहाँ से जब एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल हुआ तो अल्फा पार्टिकल के पाथ पे एक गोल्ड के फॉइल को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंडेड गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम से पास होता है तो पास होने के बाद वो आके यहाँ स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए हमने क्या किया, उन्होंने अपने अरेंजमेंट में ऐसा एक 360 डिग्री का रिंग बना लिया और रिंग को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे कुछ 30 डिग्री, यहाँ पे कुछ 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से ये 0 से ऐसे घूमते हुए आएंगे और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से नीचे से अगर क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएं तो 0 से 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक तरीके से इन्होंने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ 360 डिग्री एक रिंग बना लिया और उस रिंग में इन्होंने एक स्क्रीन एडजस्ट कर लिया, जिस स्क्रीन को मैं रेड से यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जनरली इन्होंने रिंग में एक रेड कलर से जो मैं रिप्रेजेंट करके रखा हूं वो एक स्क्रीन है और ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन इन्होंने जिंक सल्फाइड की ली, स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इन्होंने इस पर सेट करी इस रिंग पे। साथ में अब इस रिंग के पास अगर अल्फा पार्टिकल आता है, गोल्ड फॉइल से पास होता है और जाके एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब गिरेगा तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे लाइट के फ्लैशेस वो जनरेट करेगा। अब लाइट के फ्लैशेस जनरेट करेगा तो लाइट के फ्लैशेस को, क्योंकि वो फ्लैशेस माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा, इसलिए उन्होंने एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज किया, जिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से वो फ्लैशेस को डिटेक्ट कर सके। और इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को लेके वो फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करके देख सके कि अल्फा पार्टिकल फ्लैशेस, ये जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक स्क्रीन पे स्ट्राइक करने के बाद वो फ्लैशेस कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बच्चों यहाँ जो S लिखा हूँ वो एक्चुअली सोर्स है, S स्टैंड फॉर सोर्स, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। ये जनरली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हम लोगों ने क्या लिया, पोलोनियम, जिसको हम लोग लेड चैम्बर में रखें। लेड इसलिए ताकि लेड हमारे अल्फा और बीटा को एब्जॉर्ब करे और सिर्फ ओपनिंग से अल्फा पार्टिकल को परमिशन करे। उसके बाद उसके सामने हम लोगों ने एक गोल्ड फॉइल को सस्पेंड कर दिया और गोल्ड फॉइल के सस्पेंशन के बाद हमने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी और उस स्क्रीन को हम लोग डिटेक्ट किए। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के उसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किया, रीड करे। अब देखना यह है कि थॉमसन का मॉडल ये कह रहा था कि थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हमारा जो एटम है वो इंटायरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हम अल्फा पार्टिकल जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको परमिट करते हैं पॉजिटिव स्पेस से पास होने के लिए, तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से चल रहा है वो अल्फा पार्टिकल यहाँ की स्क्रीन पे जाने वाले होने चाहिए, गोल्ड के जस्ट सामने होना चाहिए, स्क्रीन के जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट पे, सोर्स के जस्ट सामने जो स्क्रीन लगी हुई है
ये सोर्स, तो सोर्स के सामने वाली स्क्रीन पे ये होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्लैशेस हमें कहाँ दिखने चाहिए? मैक्सिमम फ्लैशेस जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हो रहा है वो कहाँ दिखने चाहिए बच्चों? इस पोर्शन पे। ये थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हो रहा था। अब यहां हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, थोड़ा फिर से मैं बता दूं कि ये जो सोर्स है वो किसका है? पोलोनियम का, जो कि अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हम लोगों ने लेड का चैम्बर लिया है। लेड का चैम्बर क्यों? ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और जहां हमें डिजायर्ड एनर्जी जिस डायरेक्शन में निकालनी है उसी डायरेक्शन में हमारी एनर्जी एमिट हो। गोल्ड के फॉइल को इन्होंने यहां पे यूज किया। गोल्ड का फॉइल इसलिए क्योंकि गोल्ड जो है वो क्या होता है? तो गोल्ड एक डक्टाइल और मेलिएबल एलिमेंट्स है, डक्टाइल एंड मेलिएबल, जिसके कारण हम इनको बिल्कुल पतले से थिन स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन स्ट्रिप्स में इसलिए ताकि अल्फा पार्टिकल जब उससे पास हो तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वो गोल्ड के थिकनेस में ना चली जाए। अदरवाइज हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम परफॉर्म करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में कुछ फॉल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने गोल्ड को बिल्कुल पतला कर लिया और ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी गोल्ड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने गोल्ड के फॉइल को यूज किया। ठीक है बच्चों, स्क्रीन में जिंक सल्फाइड इसलिए हमने कोटेड किया ताकि जिंक सल्फाइड से कोट कर देंगे तो जब अल्फा पार्टिकल आके स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा तो जिंक सल्फाइड उस अल्फा पार्टिकल को लाइट के फ्लैशेस में प्रोड्यूस कर देगा और उस फ्लैशेस को हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लगाया। अब यहाँ हम लोग को ये जानना है कि ये, फिर से मैं पूछूं अगर आपसे, तो S क्या है? दिस S इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये चैम्बर किस चीज का है? लेड का है। यहाँ पे जो लगा के रखा है वो गोल्ड फॉइल है। ये जो स्क्रीन है किसकी है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज किया हम लोगों ने एंड देयर आफ्टर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हमने लगा दी। ये इनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसको हम लोग को समझना है। तो अगर थॉमसन की थ्योरी सही है तो थॉमसन की थ्योरी सही होने के कारण जितने भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से सोर्स से एमिट हो रहे हैं वो सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाने चाहिए और ये स्क्रीन के सामने वाले पोर्शन पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए। तो सारे के सारे फ्लैशेस कहाँ जनरेट होने चाहिए? 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्मॉल एंगल ऊपर और या स्मॉल एंगल नीचे। मतलब ये पोर्शन हमारा थॉमसन मॉडल अगर सही है तो इतने पोर्शन में हमारे पास क्या मिलने चाहिए थे? लाइट के फ्लैशेस। कौन डिटेक्ट करता? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। ठीक है, बट रदरफोर्ड ने यहां पे अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग पाया जो थॉमसन के मॉडल से था। अब वो क्या है इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। समझने के लिए हम लोग इस पूरे स्क्रीन के डिफरेंट पोर्शंस का एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। जैसे मैं बोल लूं कि ये जो 0 डिग्री एंगल पे बना हुआ स्ट्रिप्स है, स्क्रीन है, 0 डिग्री एंगल पे बने हुए स्क्रीन का एक पोर्शन हम कंसिडर कर ले। मान लेते हैं कि ये जो स्क्रीन का पोर्शन है यहां वाला, इस पोर्शन को हम लोग स्क्रीन का A नाम दे देते हैं। दूसरे पोर्शन को हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन दैट इज B, इसको B नाम दे देते हैं। तीसरा एट 90 डिग्री के पास वाले पोर्शन को कंसिडर करते हैं, दैट इज C। और एक जो 180 डिग्री पे है एंड दैट इज D। तो इस तरह से हमने स्क्रीन के डिफरेंट पोर्शन से स्क्रीन को चूज किया। पूरे स्क्रीन के A वाले पोर्शन को चूज किया, B वाले पोर्शन को, C वाले पोर्शन को और D वाले पोर्शन से। तो अगर मैं यहां पे इन A, B, C और D को सेपरेटली बनाऊं तो मैं यहां ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि ये हमारे स्क्रीन का A वाले पोर्शन का स्क्रीन है, ये हमारे B वाले पोर्शन का स्क्रीन है एंड उसी तरह से ये मैंने C वाले पोर्शन का स्क्रीन लिया और यहां मैं D वाले पोर्शन का स्क्रीन लेता हूं। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मूव करके फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री क्लॉकवाइज स्क्रीन को डिटेक्ट किया अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से।
इस डिटेक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला स्क्रीन जो है वो ए पार्ट का है, ये बी वाले पार्ट का, यहाँ ले या यहाँ ले, सिमेट्रिकली ले सकते हैं हम। ये सी जो कि 90 डिग्री के करीब का है, और ये डी पोर्शन जो है वो 180 डिग्री के पास का है। तो ए जो हमने लिया है वो जनरली कौन से एंगल का है बच्चों? तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री एंगल के पास का पोर्शन है ए। उसी तरह से बी वाला जो पोर्शन है वो कहाँ का है? तो बी वाला पोर्शन हम कह सकते हैं 0 और उसके आसपास का, तो स्मॉल एंगल का पोर्शन है, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसा है। सी वाला पोर्शन जो लिया है नियरली 90 डिग्री, ठीक है। और डी वाला जो पोर्शन है वो कहाँ का है? तो हम कहेंगे 180 डिग्री का। अब ये डिफरेंट पोर्शन के हम लोगों ने लिया। अब इन डिफरेंट पोर्शंस पे हम लोगों ने कुछ ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो ए पॉइंट है उस, अगर मैं ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए वाले स्क्रीन के पास का, तो ये पॉइंट वो लाइट फ्लैशेस हैं जो अल्फा पार्टिकल ने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे प्रोड्यूस करी। ये सारे मैं उन फ्लैशेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसी तरह से बी वाले पोर्शन पे जो फ्लैशेस हैं वो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और सी वाले पोर्शन पे से जो फ्लैशेस प्रोड्यूस हुए वो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये, और डी वाले पोर्शन से फ्लैशेस मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हम ऐसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हमने ए वाले पोर्शन के फ्लैशेस को देखा, स्क्रीन को देखा, और स्क्रीन पे हमें ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये मैं एक्चुअली फ्लैशेस को, लाइट फ्लैशेस जो जिंक कोटेड स्क्रीन पे अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइक होने से मिला, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ए, बी, सी और डी आर 4 डिफरेंट पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन, जिसमें डॉटेड रिप्रेजेंट द लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक जिंक कोटेड स्क्रीन। ऑन दैट सिचुएशन आप मुझे ये बताइए कि इनमें से आपको कौन से पोर्शन से ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते हुए लग रहे हैं? सीधी सी बात है कि जहां पे डॉट्स ज्यादा है इसका मतलब वहां लाइट फ्लैशेस ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम ये कहेंगे कि ए पॉइंट पे लाइट के फ्लैशेस ज्यादा हैं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल कहां से पास हुए? ए से, जो कहीं ना कहीं थॉमसन मॉडल जैसा होना चाहिए था। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से भी अल्फा पार्टिकल को जब हम एटम के अक्रॉस पास करेंगे तो अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पास होगा, जो कि हमें यहां दिख भी रहा है। तो क्या यह मॉडल सही है थॉमसन का? इसके जस्टिफिकेशन के लिए रदरफोर्ड ने बी, सी और डी अलग अलग पोर्शन से स्क्रीन को चेक किया ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने पाया बी पोर्शन जो है, जो कि 0 डिग्री पे नहीं है, विथ सम एंगल लेस देन 15 डिग्री पे है, वहां पे भी फ्लैशेस मिले। अगर यहां पे भी फ्लैशेस मिले हैं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ना जाके कुछ डिफ्लेक्ट हुआ। सिमिलरली सी पॉइंट जो कि 90 डिग्री के पास है, वहां पे भी हमको लाइट फ्लैशेस मिले। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल सिर्फ बी पे नहीं, सी पे भी गया है। एंड इसी को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने जस्ट 180 डिग्री पे जो स्क्रीन थी उसको चेक किया, तो वहां पे भी उन्होंने लाइट के फ्लैशेस को पाया। अब अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो सारे अल्फा पार्टिकल हमारे ए पोर्शन के स्क्रीन से पास होने चाहिए थे, बट ए पोर्शन की स्क्रीन से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बी, सी और डी वहां से भी अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। वहां से भी पास हुए तभी तो लाइट फ्लैशेस जनरेट हुई। इसका मतलब कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के पास से क्रॉस हो रहा है, उसके अक्रॉस जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे एटम के अंदर हमारे अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिला, कुछ ऐसा एक्शन हुआ,
कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी हुई जिसके कारण हमारा अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो गया। यही ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने किया एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू, और ये 4 पोर्शन स्क्रीन का लेके उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि अल्फा पार्टिकल जो कि ए पॉइंट से ही सिर्फ पास होने चाहिए थे, स्क्रीन के ए पार्ट ऑफ द स्क्रीन से सिर्फ पास होने चाहिए थे, वो बी, सी और डी से भी पास हो रहे हैं। नॉट इन दैट नंबर बट पास तो हो रहे हैं। 100 में से 98, 97 पार्टिकल 0 डिग्री से पास हुए, बट एक भी अगर 180 से पास हो गया, इसका मतलब वो जाना तो सीधे चाहिए था, वो अपने डायरेक्शन से डेविएट हुआ। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को किसी ने डेविएट किया। अब यहां सवाल है कि अगर अल्फा पार्टिकल को किसी ने डेविएट किया तो अल्फा पार्टिकल है क्या? तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बच्चे। अब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पाथ में आ रहा है और आने के बाद अचानक से वो अपने पाथ से दूर चला जाए, उसी जिस पाथ से आ रहा था उसी तरफ चला जाए, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के सामने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक का कोई एलिमेंट्स रखा हुआ है, कोई ऐसी एंटिटीज रखी हुई है। तो अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव है तभी अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होकर 180 डिग्री एंगल से गया है। तो कहीं ना कहीं थॉमसन के मॉडल में हमने यहां पे कुछ फॉल्स पाए जो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से डिफाइन किया। अब इस ऑब्जर्वेशन के लिए मैं फिर से यहां पे अभी लिखने वाला हूं कुछ पॉइंट्स, उनको हम लोग देखेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया। ठीक, अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने जो कंक्लूड किया, जो ऑब्जर्व किया, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये उन्होंने ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड अपने पास गेन किया, ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड जो वो पाए। अब इस ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना डिफाइन किया। उनके हिसाब से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, और उस ऑब्जर्वेशन को हम यहां समझेंगे। ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ने बताया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो किसी भी थीटा एंगल से डेविएट होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे साइन 4th पावर ऑफ थीटा। तो यहां अगर देखा जाए तो हम ये मान लें कि ये पार्टिकल हमारा पार्टिकल नंबर 1 है, ये रेड वाला पार्टिकल नंबर 2, उसके ऊपर वाला पार्टिकल नंबर 3 और सबसे ऊपर वाला पार्टिकल नंबर 4। सिमिलरली रेड वाले को यहाँ मैं 2' लिख लूँ सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए। एटम के ये सेंटर ऑफ लाइन ऑफ एटम हो गया, इसके ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3' और यहाँ पे 4'। तो ऐसे हम टोटल 7 अल्फा पार्टिकल को कंसीडर करें तो 7 अल्फा पार्टिकल में हम ये देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल नंबर 1 जो है वो सीधे जा रहा है और जिस पाथ से वो गया उसी पाथ से फिर ये डेविएट होके 180 डिग्री से वापस चला आया। वहीं 2 और 2' जो हैं वो अपने पाथ से, ये उनका पाथ होना चाहिए था और इससे कुछ एंगल बना के इन्होंने ये डेविएट हो गए। सिमिलरली पार्टिकल 3 और 3' में जो अल्फा पार्टिकल पास हुआ है वो उनका पाथ जनरली ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था यहाँ से ऐसे, लेकिन ये पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होके इधर गए और यहाँ इन्होंने कुछ एंगल बनाया। और 4 और 4' जो हैं वो जिस पाथ से जाना चाहिए था उसी पाथ से गए। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेड से पास होने वाले अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होना चाहिए था वो अनडेविएटेड सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन रेड वाला अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से कुछ एंगल बना के डेविएशन किया, थीटा एंगल। वो 2 को कंसीडर करे या 2' को करे, यहां से क्या हुआ, थीटा एंगल बना के डेविएशन हुआ। इस थीटा को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल और डेविएशन एंगल। वही अगर हम ग्रीन वाले में देखें, ग्रीन वाले पाथ में देखें तो ग्रीन वाले का पाथ ये होना चाहिए था,
यूं सीधे जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, अपने पाथ से डेविएट होके इधर चला गया। 3 पार्टिकल इधर चले गए और 3 डैश उसी तरह से यहाँ आ गया, अपने पाथ से डेविएट होके यहाँ एक एंगल बना के। ठीक है, तो ये एंगल देखा जाए तो ये रेड के साथ बनने वाला एंगल, रेड के साथ बनने वाला एंगल और ग्रीन वाला जो बनाया है एंगल, ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे बच्चों। ये थीटा, तो इसको हम लोग कह लें थीटा डैश। तो ये बात इन्होंने डिफाइन किया रदरफोर्ड ने, कि जो यहाँ पे पाथ सीधे अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, लेकिन एटम के पास से उनका डेविएशन हुआ, अपने पाथ से डेविएट हुए, तभी तो बी पोर्शन, सी पोर्शन और डी पोर्शन तक गए। तो ये इस एंगल को, जिस एंगल से वो अपने पाथ पे जा रहे थे, वहां से वो अपने पाथ को चेंज करके जितना एंगल बना के मूव किए, दैट एंगल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने रीड किया वो ये कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ एंगल थीटा, कोई भी थीटा एंगल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4th पावर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इन्होंने क्या बताया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ एनी एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन के पावर 4 पावर ऑफ साइन थीटा बाई 2। पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये रिकॉर्ड करी। इसका मतलब ये कि अगर हम ये कह लें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल एट 30 डिग्री, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन 4th पावर ऑफ 30/2। 30/2 का मतलब 15 डिग्री, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो किसी भी दो एंगल्स के लिए हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे किसी पर्टिकुलर एंगल से। वो एंगल कौन सा है? थीटा। इतना पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने रिकॉर्ड किया और इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम नंबर ऑफ थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विथ एंगल थीटा। इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जब इसके अलोंग उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया विथ स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड विथ थीटा एंगल, तो इन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो ऐसा कर्व इनको मिला। कर्व जो मिला है इनको वो किस तरह का मिला है बच्चों? मैं दूसरे कलर से यहाँ ड्रॉ कर दूं तो जो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया वो कुछ ऐसा पाया। इस तरह का कर्व इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अलोंग ड्रॉ किया। ये इनका एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर्व है। अब इस कर्व में देखा जाए तो यहाँ एंगल 0 डिग्री के आसपास का है और जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे एंगल। और जैसे जैसे नंबर एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी थीटा एंगल से जो एमिट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ किया। पहले ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक इक्वेशन डिफाइन करी, उस इक्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ जो था वो क्या था? ग्राफ, इसको हम लोग देखें कि ये रहा उनका ग्राफ। अब इस ग्राफ ने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब छोटा एंगल, मतलब 0 डिग्री और 5 डिग्री के एंगल से पास होने वाले अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कितने हैं? ज़्यादा हैं, नंबर्स ज़्यादा हैं। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे भी ऑब्जर्व करी है। तो रिकॉर्डेड डेटा का और फॉर्मूला जो है, इक्वेशन जो है, दोनों इस ग्राफ को एक साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहा है, यहाँ देखें 0 डिग्री स्मॉल एंगल, अल्फा पार्टिकल एमिशन जो होना हुआ किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल से जो डेविएशन होना शुरू हुआ वो डिक्रीज होने लगा और डिक्रीज होते होते जब 90 डिग्री से ज़्यादा बना तो वो लगभग 0 के बराबर हो गया। इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये लिखा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल
deviated with angle theta is inversely proportional to sine fourth power of theta by 2 where theta is scattering angle। जो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है फ्रॉम द सर्कमफेरेंस टू द साइड टू द सेंटर ऑफ द एटम, वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, एंगल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएशन जो है वो कम होता जा रहा है। ये हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसी को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, इसको और डिटेल में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ एंगल थीटा डिफ्लेक्ट होगा, वो क्या होगा 1/sin फोर्थ पावर ऑफ थीटा बाई 2, जिससे उन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब सेकंड पॉइंट जो उन्होंने कहा अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने ऑब्जर्वेशन से, वो ये कहा कि इसका मतलब इस स्क्रीन को देखा जाए और इस ग्राफ को देखा जाए तो हम पाएंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड है तो ये इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पहला रिकॉर्ड किया है, तो वो चीज़ हमको दिखनी चाहिए थी, तो इसकी नंबर ए पे भी देखे और इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्राफ में भी हमें वही चीज़ मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल कहाँ से पास हो रहे हैं, छोटे एंगल से। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन इनका हुआ, मोस्ट ऑफ पहला ऑब्जर्वेशन ये, सेकेंड ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने जो कहा वो ये कि आउट ऑफ 8000 only one alpha particle passes with 90 degree deviation, 90 डिग्री डेविएशन से पास हुआ। स्कैटरिंग एंगल कितना लिया, 90 डिग्री बना के पास हुआ, मतलब वो अल्फा पार्टिकल कहाँ से पास हुआ, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो सी वाले स्क्रीन के पास फ्लैशेस जनरेट किया। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स में एक आध दिखाया है मैंने। फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने रिकॉर्ड किया कि रेयरली वन पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल भेजे जाएं तो रेयरली वन पार्टिकल डेविएटेड विथ 180 डिग्री, डेविएटेड विथ 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल से डेविएट होने वाला लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल होगा, ये बात इन्होंने करी। तो रियरली एक पार्टिकल जो है 180 डिग्री एंगल से जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आ गया, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन बताया, और वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कि साइज ऑफ, चले इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फोर्थ पॉइंट जो कि हम कंक्लूजन में देखेंगे, कंक्लूजन में इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो दिस आर द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड बाय रदरफोर्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin 4 पावर ऑफ थीटा बाई 2, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। Thereafter, out of 8000, only one alpha particle passes with 90 degree deviation, and rarely one particle passes through 180 degree। ये बात इन्होंने यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन से डिफाइन करी है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एटम को लेके कंक्लूजन डिराइव किया बच्चों, कंक्लूजन बताया कि उनके इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है। तो उस कंक्लूजन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन। तो कंक्लूजन साथ साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम कंक्लूजन को देखते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास कंक्लूजन में नोट कर रहा हूँ, कंक्लूजन गिवन बाय रदरफोर्ड थ्रू इट्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब देखा जाए यहाँ पे
तो ये तो एक इक्वेशन है जो हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल हुआ। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास हुए हैं, अगर बिना डेविएशन के पास हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके रास्ते में कोई उनको डेविएट करने वाला नहीं था। अब अगर उनको डेविएट करने वाला नहीं था तो हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूजन डिराइव किए, रदरफोर्ड के द्वारा ये कंक्लूजन डिराइव किया गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन नंबर 2 का इंटरफेस, जिसको हम यहाँ कंक्लूजन कह रहे हैं, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड, सॉरी मैं दूसरे कलर से लिखूं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom is empty। क्या है, खाली है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस क्या हैं, खाली हैं एटम के अंदर। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही कि रेयरली वन अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ 180 डिग्री। क्यों ये हुआ, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने पाथ में आया और उसी पाथ से वापस चला आया। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पास हो रहा था, अल्फा पार्टिकल पास हो रहा था, उसके पाथ में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है। एग्जैक्टली। तो पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ, तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था, उसको सामने वाले पॉजिटिव पार्टिकल ने रिफ्लेक्ट फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाया, जिसके कारण वो अपने पाथ से फिर से जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आ गया। तो डेविएशन ऑफ 180 डिग्री के बारे में उन्होंने बताया कि डेविएशन जो ये 180 डिग्री से हो रहा है, डेविएशन ऑफ 180 डिग्री, डेविएशन ऑफ 180 डिग्री, जिस अल्फा पार्टिकल का डेविएशन 180 डिग्री से हुआ, वो ये कंक्लूड कर रहा है, concluded that the center of the atom is center of an atom is entirely concentrated with whole mass, पूरे मास से, and be positively charged, पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जिसमें होल मास कंसेंट्रेटेड है, उसको उन्होंने टर्म्ड एज, रदरफोर्ड टर्म्ड इट एज न्यूक्लियस। उसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मॉडल थॉमसन के मॉडल से डिफरेंट हो गया बच्चों। थॉमसन का मॉडल ये था कि पूरा का पूरा एटम क्या है, पॉजिटिव है, बट रदरफोर्ड ने ये बताया कि 180 डिग्री से जो डेविएशन हो रहा है वो पॉजिटिव के कारण हो रहा है। जो सीधे सीधे चले गए उनको कोई डेविएट करने वाला नहीं था, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया खाली है, और 180 डिग्री से जो डेविएशन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सामने एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको बाद में हम लोगों ने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को उन्होंने, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और ये कहा कि पूरा मास लगभग एटम का कहाँ कंसंट्रेटेड है, उस सेंटर पे, और उस सेंटर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन डिराइव किया। अब यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो डिस्कस कर लिया, बट थॉमसन के मॉडल के हिसाब से, थॉमसन का, डाल्टन का, सबका ये स्टेटमेंट था कि एटम क्या है, एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर न्यूट्रल है तो यहाँ हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस कर लिए, तो रदरफोर्ड ने ये नेगेटिव के बारे में जो क्या बताया, इसको हम लोग देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
जो नेगेटिव पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड न्यूक्लियस को क्या करके रखा है? सराउंड करके रखा है। सराउंडेड इलेक्ट्रॉन सराउंडेड न्यूक्लियस इन इट्स फिक्स पोजीशन। अपने फिक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स है और वो न्यूक्लियस को क्या करके रखा है? वो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखा हुआ है। अब अगर सराउंड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस को, तो नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज सराउंडेड द न्यूक्लियस will exactly equals to the net charge of positively charged nucleus, center of a nucleus, जिसके कारण सेकेंड और थर्ड पॉइंट के हिसाब से एटम क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ कंक्लूजन जो इन्होंने डिराइव करा उसको मैं यहां नोट करता हूं, क्योंकि अगर हमारा यहां पे हम देखेंगे कि पहला क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, जिसके कारण ही अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो रहे हैं। दूसरा, डेविएशन ऑफ 180 डिग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम के सेंटर पे एक सेंटर्ड पे होल कंसेंट्रेटेड सेंटर मास है, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए। तो उसको रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सराउंड न्यूक्लियस इन इट्स फिक्स ऑर्बिट। अपने फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स के टोटल चार्ज, नेट चार्ज जो हैं, वो इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे? न्यूक्लियस के। तो इसको भी मैं नोट कर लूँ, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड न्यूक्लियस in its fixed orbit such that net charge of electrons equals to net charge of nucleus. Net charge of न्यूक्लियस। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो ये कि अगर हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंड करके रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस के अंदर खींच लेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस रीजन से, फॉर द स्टेबिलिटी रीजन, कि ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण रदरफोर्ड ने यह कहा कि वो इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस पॉइंट को भी लिख लें कि फॉर स्टेबिलिटी electrons revolves around nucleus के अंदर क्या के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, Fe मीन्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक छोटे से पार्टिकल पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा इंटायर मास ऑफ एटम जो है वो कंसंट्रेट है, और उसको उन्होंने कह दिया न्यूक्लियस। साथ में उन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एटम का स्पेस जो है वो क्या है? खाली।
दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी होगा, और मोर नेगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फिक्स ऑर्बिट में पड़े हुए हैं। अब फिक्स ऑर्बिट में अगर पड़े हुए हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के न्यूक्लियस के अंदर खींच लेगा। तो जिसके कारण रदरफोर्ड ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और वो चक्कर लगाने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जा रही है। ठीक है, साथ में इन्होंने एक और बात बताई, और जो कि लास्ट कंक्लूजन है वो ये कि अप्रॉक्सीमेट साइज of atom is 10⁻⁻14 मीटर। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम 10⁻14 मीटर हुआ। तो ये कंक्लूजन अपने ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने रिकॉर्ड किया बच्चों। अब यहाँ इनके कंक्लूजन में कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेशन है, तो हम लोग ये देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल्स में जो उन्होंने मॉडल दिया वो मॉडल अगर अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिफाइन करा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल दिया कि न्यूक्लियस कहाँ है, ये स्ट्रक्चर, ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या है? एक फिक्स ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं थॉमसन मॉडल से बिल्कुल अलग हो गया। थॉमसन मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज एटम के इंटायर स्पेस में फैला हुआ है, बट हमारे रदरफोर्ड की थ्योरी में पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? एक सेंटर्ड पे, एटम के सेंटर पे, और इसकी साइज एटम की साइज के हिसाब से बहुत ही छोटी है, 10⁻⁻14 एटम का साइज है। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इस रदरफोर्ड के इस मॉडल की कुछ लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन क्या है इसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। कंक्लूजन के बाद उन्होंने ये मॉडल दिया और इसको हम लोग न्यूक्लियस मॉडल कहेंगे। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था इस मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम। क्यों न्यूक्लियर थ्योरी? क्योंकि यहाँ इन्होंने पहली बार ये एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग देखेंगे, और उन टर्म्स के रिगार्ड हम ये कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एनी स्मॉल सिंपल एटम। पहले सिंपल एटम से देखेंगे, धीरे धीरे उसको हम आगे और बढ़ाएंगे चीज़ों को, और साथ में ये भी देखेंगे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, चलो, थैंक यू।